मैं के चल रहा हूँ कि आप सभी तक मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ-साफ पहुँच रही है। आपने देखना शुरू कर दिया है। विमलेश रजक, दीपेंद्र धाकड़ जी, साक्षी सिंह, दिलीप यादव, रवि कुमार, सुरेश, मयंक, बलराम, बेबी, मोहम्मद फरहान, शायद इनका नाम चला गया नीचे, मनोज, सौरभ, अरबाज, वेद प्रकाश, अभिषेक, रागिनी, पंकज, अमन, अला, अंकुश, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े जा रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और दूसरी चीज, इस क्लास में मान कर चला हूँ कि आप सभी जो है वो कल की क्लास को पढ़कर इस क्लास में आए हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप इस को और पक्का कर लो। आपने कल क्लास देखी है, अगर आप कल की क्लास में लाइव क्लास में नहीं थे तो बाद में उस क्लास को देख लो। तो अगर कोई बच्चा है कि जिसने कल क्लास नहीं देखी है, वो अभी इस क्लास को छोड़कर वो आपके मोबाइल में ही पहले लास्ट वाली क्लास देखो। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो भाई आप इस क्लास को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हर क्लास पिछली क्लास से जुड़ी हुई है। जो जो बच्चे ऐसे हैं कि जो कल की क्लास में नहीं थे या बाद में नहीं देखी है, तो क्लास को छोड़ दें और पहले पिछली क्लास कंप्लीट करें, तब इस क्लास में आना। ठीक है, तो क्या मैं मान के चलूं कि आप सभी जो है वो कल की क्लास देख रहे हैं। आप पीडीएफ जो आपको आज मिल जाएगी, एक्चुअली में होता क्या है, जैसे हम देते हैं ना पूरा दिन, तो सारी पीडीएफ क्लास के हम आपको भेजते हैं। तो फिर वो छुट्टी हो चुकी होती है उसकी तक, तो अगले दिन रोड होती है। कल वाली पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी, वो मैंने आपको भेजी थी। 10 बजे क्लास होती है रात को, तो मैंने 10:04-5 के आसपास भेजी थी। तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज, उसकी आप टेंशन मत लो। तो कल की क्लास सब देख कर आए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसने देखी है भाई राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। तो कल की क्लास एक बार जरूर देखना है। हाँ, कल हमने मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगे स्टार्ट किया था। नॉन मैकेनिकल वेव अयांत्रिक तरंगे हम पूरा पढ़े हैं। ठीक है, पहले मैकेनिकल वेव खत्म कर लेना भाई, एक बार यांत्रिक तरंगे पढ़ लेंगे, फिर उस पर भी आ जाएंगे हम। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखना, और मैंने कहा था कि अपन आपके में पेन और रफ कॉपी होनी चाहिए जरूर। अगर आपके पास में ये नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी आपको भाई। अच्छे से अगर समझना है चीजों को तो खुद से भी लिखना पड़ेगा। कोई बच्चा सोच रहा है कि ऐसे ही काम चल जाएगा तो बड़ी दिक्कत है। तो कल मैंने आपके साथ में सिलेबस भी डिस्कस किया था, है ना। ये पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी, अभी शायद 1-1.5 घंटे बाद ही मिल जाएगी। ठीक है, रात ही मैंने भेज दी थी, सिलेबस डिस्कस किया था। फिर हमने वेव चैप्टर स्टार्ट किया था। तो इस वेव में जहां पर हमने कल खत्म किया वहीं पर हम स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट में आपका मोटा मोटा रिवीजन करा देता हूँ। मैंने कल की क्लास में आपसे कहा था कि भाई हम दो तरह की तरंगे, दो तरह की क्लास में पढ़ेंगे। एक को मैंने कहा था यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। एक मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंगे। तो कल की क्लास में हमारा पूरा फोकस मैकेनिकल वेव के ऊपर था कि यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव वो वेव हैं जो केवल और केवल मीडियम माध्यम में ही चल सकती हैं, जो वैक्यूम में, निर्वात में नहीं चलेगी। वैक्यूम क्या है वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो मैंने बताया था कि ट्रांसवर्स जो वेव होती है उसमें पार्टिकल जो है ऊपर नीचे चलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य में आगे पीछे चलते हैं। और साउंड जो है वो मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल, यांत्रिक, अनुदैर्घ्य तरंग है, और साउंड सबसे तेज सॉलिड ठोस में चलता है। तो यहाँ की बात कल की क्लास में हो चुकी है। अब कल की क्लास को ही हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन के सामने लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन है कि जैसे बेटा ये आ गया कि एक क्वेश्चन आ जाए, उसके मैं आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाता हूँ। क्वेश्चन आ जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम। ये कल की क्लास से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ध्वनि की चाल अधिकतम है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ध्वनि की चाल अधिकतम है। अभी कोई बच्चा आंसर नहीं देगा, मैं इसके आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन लगते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। हिंदी वाले बच्चे तो बेटा समझ रहे होंगे कि सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड तरल, गैस तो गैस होता ही है, और वैक्यूम यानी कि निर्वात। तो ये तो आपको बिल्कुल सिंपल ऑप्शन ऐसा मिल जाएगा कि ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है, साउंड की स्पीड ज्यादा कहाँ होती है। ये कई बार ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि साउंड की स्पीड ज्यादा कहाँ होती है, वाटर, वाटर, स्टील, वैक्यूम या एयर। या ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे कि साउंड की स्पीड ज्यादा कहाँ होती है, आयरन, वाटर, स्टील, एयर। या ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे, एयर, आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम। देखो, अब साउंड की स्पीड ज्यादा कहाँ पे है हमारे पास में, या तो इस तरह के ऑप्शन दिखेंगे, ठोस, तरल, गैस, निर्वात, या वाटर, स्टील, वैक्यूम, एयर, या आयरन, वाटर, स्टील, एयर, या एयर, आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम। अब हमें कैसे कैसे ऑप्शन चूज करने हैं, आपको इस बात को समझना है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ध्वनि चाल अधिकतम कहाँ है, तो हमने कल आपको बताया था कि साउंड सबसे तेज सॉलिड में, ठोस में चलता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं बच्चों कि साउंड की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है। लेकिन कई बार वो सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह से लिख देगा, वाटर, स्टील, वैक्यूम, एयर। तो आपको पता है कि इन चारों ऑप्शन में सॉलिड कौन सा दिख रहा है, केवल ये स्टील, तो आपने स्टील पर टिक लगा दिया। तो ध्वनि की चाल ज्यादा कहाँ है तो सीधे सॉलिड लिख देगा, या ऐसे आपको सॉलिड ढूंढना पड़ेगा कि वाटर, स्टील, वैक्यूम, एयर में स्टील सॉलिड है, इस पर टिक लगा दिया। ठीक है,
भाई कौन मूर्ख बच्चा है, कह रहा है हिंदी में लिखिए। अरे इतनी हिंदी नहीं आ रही थी कि वाटर का जल क्या लिखूं भाई हिंदी में। थोड़ा बेटा किसी ना मेहनत भी करने की कोशिश करो, थोड़ा ना दिमाग भी लगाया करो, है ना। इतना बिल्कुल ही हद हो गई। आपको ये नहीं पता कि सॉलिड को ठोस बोल दिया तो बस समझ जाओ एक बार में। अब इतना बार बार मैं अगर पूरा से हिंदी एक शब्द लिखने बैठूंगा ना, फिर बहुत टाइम आपका ही वेस्ट होगा। मैं फिर 4 क्वेश्चन की जगह एक ही क्वेश्चन करा पाऊंगा। तो थोड़ा तो भाई हल्की सी मेहनत करने की कोशिश करो। मैंने लगा कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। 3 बार बोल दिया क्लास में कि कौन है कि ध्वनि की चाल कहाँ अधिकतम होती है। और मान के चल रहा हूँ कि 5वीं क्लास के बच्चों को भी इंग्लिश तो आते हैं, है ना। अब इसमें है कि ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है, साउंड की स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है, आयरन, वाटर, स्टील, एयर। अब मैंने समस्या क्या है इस वाले ऑप्शन में, हमें आयरन भी सॉलिड दिख रहा है और स्टील भी। तो बेटा ध्यान रखना, अगर पेपर में आयरन और स्टील दोनों के दोनों एक ही ऑप्शन में आ जाएं तब भी आपको स्टील पर ही टिक लगाना है। तो स्टील में बेटा आयरन तो होता ही है, स्टील बनता कैसे, आयरन साथ में इसमें होता है कार्बन, लोहा और कार्बन को मिला के स्टील बनता है। और जो साउंड स्पीड होती है वो आयरन होती है लगभग 5500 मीटर पर सेकंड, और स्टील में हल्की से ज्यादा होती है 5550। कल भी लिखवाया था मैंने 5550 थी इसमें। तो अगर आपको पेपर में आयरन और स्टील एक ही ऑप्शन में दिख जाए तो भी आप स्टील को चूज करोगे। अब लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे लिखा है आयरन यानी कि लोहा, इसका सिंबल होता है Fe, गोल्ड Au और एल्यूमिनियम। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन मिलने की संभावना थोड़ी सी कम है। रेलवे ग्रुप डी में अगर क्वेश्चन पूछेगा या तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस निर्वात, है ना। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। ध्वनि की चाल अधिकतम है, क्योंकि कुछ बच्चे ज्यादा धुरंधर है क्लास में। ध्वनि की चाल अधिकतम है। और मैं एक बात आपको और बता देता हूं, भले ही रेलवे ग्रुप डी के लिए रेलवे ग्रुप में भले 10th क्लास क्वालिफिकेशन मांगी हो, लेकिन जो बच्चे पेपर दे रहे होते हैं ना वो सारे 12th या ग्रेजुएट होते हैं। क्योंकि आपको पता बेरोजगारी की समस्या कितनी है। तो ये क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी 10th क्लास, ग्रेजुएशन वाले सारे बच्चे आप में से देखो कितने बच्चे ऐसे होंगे, 100% में कह सकते इस क्लास में 90% बच्चा ऐसा होगा जिसने 12th तो कम से कम रखी होगी और या फिर ग्रेजुएट होगा वो। तो ये मैं समझना कि सर 10th क्लास तक का लेवल है और आप हिंदी इंग्लिश ये वो एक दोस्त, तो आपका कंपटीशन ग्रेजुएट बच्चों से है। तो जो बच्चे थोड़ा सा कम समझा है, जिन्होंने कम पढ़ाई की है, तो उन्हें भी अपना लेवल उठाना पड़ेगा। अब वो उठाएंगे उसकी गारंटी हमारी कि हम आपको उसको लेके जाएंगे, पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। हाथ में पेन रफ कॉपी रखनी पड़ेगी, है ना। अब देखो, अब यहाँ समस्या क्या है इस वाले क्वेश्चन में, ये लोहा, गोल्ड, सोना और एल्यूमिनियम तीनों ही सॉलिड आ गए। तो आप कहोगे सर पेपर में अगर ऐसा हो जाए कि पूछ ले कि ध्वनि की चाल अधिकतम कहां होती है, और वो सॉलिड में हमें पता है कि ज्यादा होती है ठोसों में, तो साउंड तेज चलता है उस मटेरियल में जो ज्यादा स्टिफ, ज्यादा कठोर होता है, जिसकी कठोरता ज्यादा हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ठोस में, तरल में और गैस में, सॉलिड लिक्विड गैस में ज्यादा कठोर कौन होते हैं, अब सर सॉलिड की शकल सूरत आसान नहीं है, बहुत कठोर होते हैं सॉलिड। लिक्विड की बड़ी आसान है, बारी में पानी हल्का सा हाथ मारो पूरा पानी हिल जाएगा। और गैस तो बिल्कुल भी कठोर नहीं है, फूंक मार दो गैसें हिल जाएंगी। तो साउंड ध्वनि तेज चलती है कठोर पदार्थों में, जिसकी कठोरता ज्यादा होगी उसमें तेज चलती है। लेकिन दिक्कत यह है कि सॉलिड में साउंड तेज तो चलता है, पर अगर सारे ऑप्शन सॉलिड के हुए तो क्या करूंगा, या सारे ऑप्शन गैस के हुए तो क्या करूंगा। तो फिर यहाँ पे एक बात समझना, फिर उस क्वेश्चन को मैं कैसे डील करना है यहाँ पे देखना, ठीक है। अब हमारे पास में एक बेटा मैंने आपसे कहा कि हमारे पास था लोहा, एक था हमारे पास में गोल्ड Au और एक ये था एल्यूमिनियम। मैं पे लिख दिया है कि जो Au है ये गोल्ड सोने का है। भाई गोल्ड को सबको बताओ ना, सोना कहते हैं इसे, बहुत महंगा, 80,000 के आसपास। लोहे सिंबल Fe, एल्यूमिनियम का Al। तो इनमें साउंड तेज कहां चलेगा, तो आपको एक काम करना है कि अब आप एक काम करो, सारे ऑप्शन सो के आगे, सारे ठोस के आगे। तो अब ये देख लो कि अगर सारे ऑप्शन सॉलिड के हों, ये सारे ऑप्शन ही गैस के भर दूं मैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें सबसे कम डेंसिटी, सबसे कम घनत्व किसका है। जिसकी डेंसिटी घनत्व कम होगा उसमें साउंड तेज भागता है। बहुत सारे बच्चे गलत पढ़ लेते हैं कहीं से, या कोई पढ़ा देता है, बोल देता है कि जिसकी डेंसिटी घनत्व ज्यादा होगा उसमें साउंड तेज भागता है, और बच्चों को गुमराह करने के लिए बता देते हैं कि सॉलिड जो है, ठोस जो है, उनकी डेंसिटी जो है, इसलिए साउंड जो है सॉलिड में तेज चल रहा नहीं। साउंड सॉलिड में तेज चलता है, लिक्विड में धीरे, गैसों में और धीरे, वो कठोरता की वजह से है। लेकिन अगर सारी ही चीजें एक ही जैसे ऑप्शन हो तो जिसकी डेंसिटी घनत्व होगा उसमें साउंड तेज भागेगा। आप कहेंगे सर डेंसिटी का मैं पता कैसे चलेगा, घनत्व किसका कम है, किसका हल्कन ज्यादा है, और मुझे इनमें तीनों में डेंसिटी चेक करनी होगी, किसकी डेंसिटी कम है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री का यूज करना पड़ेगा। अब मैं मान के चलूंगा कि आपकी केमिस्ट्री ठीक है, चिराग भाई कल की क्लास देख कर आओ, एनटीपीसी के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है, पता चल जाएगा। बार बार एक ही कमेंट मत करो क्लास में, है ना। तो मूर्खतापूर्ण हरकतें नहीं करनी। जिसने कल की क्लास नहीं देखी है पहले कल की क्लास कंप्लीट करे तब क्लास में आना। अब देखो, तो बेटा जो आपको इसमें केमिस्ट्री यूज करनी पड़ेगी, आप एक काम करो, इन सबके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर लिख लो। तो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में जो लोहा है ना, गोल्ड, ये बेटा आता है 26वें नंबर पे, गोल्ड सोना आता है 79वें नंबर पे, और एल्यूमिनियम आता है 13वें नंबर पे। अब ये तो भाई आपको थोड़ा सा आवर्त सारणी आनी चाहिए। आप केमिस्ट्री में टीचर आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे वो कि अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग तत्व के परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं। तो गोल्ड का 79 है, एल्यूमिनियम का 13 और लोहे का 26। तो बेटा इनमें सबसे कम एटॉमिक नंबर जिसका होगा,
जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम है, उसकी डेंसिटी है कम, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उनमें साउंड चलेगा सबसे तेज, यानी एल्युमिनियम में साउंड की स्पीड होती है ज्यादा। या मैं इसका एक तरीका और बताता हूं, अगर आपको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती तो आप ये समझो कि उतनी बड़ी प्लेट मैंने अपने हाथ में ले ली लोहे की, उतनी बड़ी प्लेट ले ली गोल्ड की, और उतनी बड़ी प्लेट ले ली मैंने एल्युमिनियम की। इनमें सबसे हल्कापन आपको एल्युमिनियम में लगेगा। एल्युमिनियम कम डेंस होता है, थोड़ा दिमाग में फील कर सकते हैं। तो जो एल्युमिनियम है इसकी डेंसिटी है कम, तो उसमें साउंड की स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो यहां पे एक लाइन हम लिखेंगे, डेंसिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव। डेंसिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव, डेंसिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव क्या है कि डेंसिटी के बढ़ने पर, घनत्व के बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल घटती है। स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल घटेगी। तो जितनी डेंसिटी होगी ज्यादा, जिसका भारीपन ज्यादा होगा, ऐसा फील करो भी अभी के लिए, उसमें साउंड की स्पीड आएगी कम। तो इसमें डेंसिटी इसमें ज्यादा, इसकी ज्यादा है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसमें साउंड की स्पीड कम आती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है उसमें आती है ज्यादा। जैसे अगर आप अलग अलग गैसें देखें, अलग अलग गैसें कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो बेटा हाइड्रोजन तो परमाणु क्रमांक एक ही होता है, तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है। हाइड्रोजन गैस के अंदर साउंड की स्पीड लगभग 1200 मीटर पर सेकंड है। हाइड्रोजन बहुत हल्की है, डेंसिटी कम है 1200, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन में है 300 के आसपास ही। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें साउंड क्या भागता है, तेज गति से भागता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास हमने क्या लिखा कि ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव क्या पड़ता है कि घनत्व के बढ़ने पर जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसमें साउंड की स्पीड होगी कम। एक लिखेंगे यहाँ पे हम स्टिफनेस इफेक्ट। जो बच्चा साथ में नोट्स बना रहा है समझ जाना भाई, सिलेक्शन उसी का ही होगा, फिजिक्स वही समझ पाएगा। मोबाइल चलाकर सुनने वाला बच्चा, फिर बता रहा हूं मैं बार बार, टाइम खराब कर रहा है, अपना डेटा खराब कर रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा। वो उसे केवल लगेगा कि क्लास में मुझे पता चल रहा है, आरामदायक कंडीशन में बैठा है, सीख नहीं पाएगा। वो अपने हाथ से लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे हम स्टिफनेस इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर कठोरता का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर कठोरता का प्रभाव। बेटा कठोरता का प्रभाव क्या पड़ता है, कोई मेटेरियल जितना ज्यादा कठोर होगा उसमें साउंड तेज भागता है। तो सॉलिड कठोर होते हैं इसलिए उनमें साउंड तेज भागता है। तो लिखेंगे स्टिफनेस, कठोरता के बढ़ने से, कठोरता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, यानी कि सीधा प्रभाव है। स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। देखो घनत्व बढ़ने से घट रही थी, उल्टा चल रहा था, लेकिन स्टिफनेस बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ेगी, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। आपको दो फैक्ट याद रखने हैं, पेपर में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि घनत्व का डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है, और स्टिफनेस कठोरता जो होती है इसके बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। भाई एक बड़ी देखो समस्या ये है क्लास में ना, 8:17 हो रहे हैं, बच्चों का गुड मॉर्निंग अब आ रहा है, यानी हम कितने सीरियस हैं। दूसरी ही क्लास है और दूसरी क्लास में हम लोग टाइम से नहीं आ पा रहे। आधे बच्चे तो ये पूछ रहे हैं कि जी इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे, क्या क्या पढ़ाओगे, यानी कल की क्लास भी नहीं देखी उन्होंने। आप किसी भी सब्जेक्ट में जब पढ़ने जाओ लाइव क्लास, तो हमेशा ये देख लो भाई आप पीछे की क्लास पढ़ चुके हैं कि नहीं। पीछे की क्लास पढ़ चुके होंगे तभी तो उस क्लास में समझ में आएगा। पीडीएफ कब आएगी, क्या होगा, सारी बातें मैंने बता दी है क्लास में, लेकिन आप जब जग जाओगे तो हर बार 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 यही बात तो बताई नहीं जाएगी भाई, मोहित यादव और मनोज राजपूत। तो समस्या ये है क्लास में है। जिस दिन भाई आप सीरियस हो जाओगे नौकरी लग जाएगी। ध्यान रखना कि बहुत सारे कहते हैं जी बड़े परेशान है, नौकरी नहीं लग रही है। जिस दिन आप अपने आप से ईमानदार हो जाओगे उस दिन नौकरी लग जाएगी। आप खुद से ईमानदार नहीं हो, आपको ना समय की वैल्यू पता है, ना आपको पता कि क्लास कैसे लेनी चाहिए, थोड़ी भी समझदारी का गुण नहीं है आपके अंदर, तो गलत बात है कि नहीं है बताओ। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन हकीकत यही है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ये किसी पेपर में आया था क्वेश्चन ये, और इसकी एक्सप्लेनेशन हमने आपको अभी दे दिया। देखो अब यहां पर लिखा है कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ध्वनि की गति अधिकतम कहां होती है। देखो ऑप्शन वही है, एक लिख दिया मैंने वही एल्युमिनियम, एक लिख दिया मैंने स्टील, है ना, ये आयरन प्लस कार्बन, ये है आयरन लोहा Fe। तो मैंने कहा था बेटा इसमें इन तीनों में अगर आ जाए पेपर में आयरन और स्टील में कंपैरिजन करना हो तो स्टील में ज्यादा होती है और एल्युमिनियम में और भी ज्यादा होती है। गोल्ड भी लिख देता तो अभी हमारा आंसर एल्युमिनियम ही होता। ठीक है, एल्युमिनियम में साउंड की जो स्पीड है ये लगभग लगभग 6300 मीटर पर सेकंड के आसपास है, 6300 के। स्टील में मैंने बताया था लगभग कितनी है 5550, और इससे बताई थी लोहे में मैंने बताई थी लगभग 5500, है ना। ये कुछ हमारे पास आंसर बने।
अब देखो, ये जो मैं अभी तक वाला तो फिर भी ठीक था, अब जो मैं बताऊंगा ना, इसके लिए कल की क्लास देखी होनी बहुत जरूरी है। नहीं तो बिल्कुल एकदम हवा भी नहीं आएगी कि मास्टर जी क्या बता रहे हैं। हो सकता है कि आप इरिटेट और हो जाओ, है ना। तो इसलिए इसमें भाई पूरा का पूरा मामला चलेगा। कल की क्लास का मैं बहुत ज्यादा रेफरेंस लेने वाला हूं। आपने एक चीज देखी होगी, अगर आप कभी किताबों में आप किसी वेव को, किसी तरंग को देखो, या आपके टीचर ने भी कभी कोई वेव बनाई हो, तो उस वेव को उन्होंने ऐसे बनाया होगा, ऐसे। तो मुझे जब पहली बार 9th क्लास में बताया गया, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, यार ये वेव ऐसे सांप जैसी क्यों बनाते हैं। अभी कल की क्लास में तो मास्टर जी बता रहे थे कि मान लो कि मैं ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग का एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा वेव के बारे में। भी ट्रांसवर्स वेव से समझना थोड़ा सा आसान है। ये मैं एक अनुप्रस्थ तरंग का एग्जांपल ले रहा हूं। तो कल की क्लास में मैंने क्या बताया था कि अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है कि अगर किसी माध्यम में, किसी मीडियम में ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग पैदा हो, तो मैंने कहा था आपसे कल की क्लास में कि उस माध्यम के जो कण हैं, उसके जो पार्टिकल है, वो ऊपर नीचे हिलेंगे। बताया था ना कि आप एक रस्सी दीवार पे बांध दो, उसका एक सिरा अपने हाथ में लो, जब आप रस्सी में झटका मारोगे तो रस्सी के अंदर आपको एक वेव दिखेगी और रस्सी के पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहे होंगे। तो मेरे दिमाग में चीज आती थी कि यार अभी तो टीचर बता रहे थे कि ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग में पार्टिकल ऊपर नीचे हिलते हैं, ऊपर नीचे, लेकिन फिर ये सांप के जैसा क्यों बना रहे हैं वेव। कोई वेव जब बनती है तो ऐसे सांप थोड़े ना चलता है कि भाई पार्टिकल तो उसमें ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो पार्टिकल के ऊपर नीचे हिलने से तरंग बन रही है, तो ऐसा क्यों बना रहे हैं। अब देखो, अब यहां पे एक बात समझना ध्यान से, ये हमने ऐसा क्यों बनाया, हमें क्या बता रहा है, इसे एक बार ध्यान से देखेंगे। ये बेटा मान लो कि एक मीडियम में एक तरंग बनने वाली है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। अब यहां ध्यान समझना, अगर ये ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग में पार्टिकल ऊपर नीचे हिलेंगे ना, ऐसे ऊपर नीचे हिलेंगे। अभी मान लो कि पार्टिकल अभी यहां पर है, इसे हम कहेंगे कि इसकी मेन पोजीशन है मध्य अवस्था, जहां पर ये बड़े प्यार से था। अब मान लो कि तालाब है, तालाब में ठहरा हुआ पानी है, आपने तालाब के अंदर पत्थर फेंक के मारा, तालाब के अंदर एक वेव पैदा हुई, तो मैंने कहा था कि तालाब का जो पानी है वो ऊपर नीचे ऐसे हिलेगा। अब मान लो कि बेटा ये जो पानी, जो सबसे ऊपर वाला पानी है, ये ऐसे है, तो जैसे आपने तालाब में पत्थर फेंका, ये पानी हिलेगा ऊपर नीचे, यानी कि पानी क्या करेगा, ये जो पार्टिकल्स होंगे, ये अभी यहां पर थे, मीन पोजीशन मध्य अवस्था है, ये थोड़े से ऊपर जाएंगे, थोड़े और ऊपर जाएंगे, और एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेंगे। भाई ट्रांसवर्स वेव में, अनुप्रस्थ तरंग में पार्टिकल ऊपर नीचे हिलते हैं, तो पार्टिकल ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो पार्टिकल यहां पर है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, 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 फिर एक हाइट तक ऊपर गया, फिर वापस वहीं तो आएगा। अभी पार्टिकल नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अब वापस वहीं आ गया। यानी जहां से पार्टिकल चला था, जब अनुप्रस्थ तरंग में मैंने कहा था पार्टिकल ऊपर नीचे चलते हैं, तो पार्टिकल ऊपर गए गए गए, एक हाइट तक गए, फिर वापस वहीं आ गए, जहां से चले थे वापस वहीं के वहीं आ गए। लेकिन ये पहले पॉइंट मैंने यहां दिखाया था, यहां क्यों दिखाया, ये टाइम बता रहा कि टाइम चेंज हो गया, कि पहले मान लो कि 11 बज के 11 मिनट 11 सेकंड में पार्टिकल यहां था, अब ऊपर जाके वापस आया तो 11 बज के 11 मिनट, मान लो कि 15 सेकंड हो गए, ठीक। तो ये इस वाले एक्सिस पे जो है, ये आपको टाइम दिखा रहा है कि टाइम, समय। तो पार्टिकल बेटा जहां से चला था वहीं के वहीं पहुंच गया, ठीक। अब देखो ट्रांसवर्स में तो पार्टिकल ऊपर नहीं चलते हैं, तो पार्टिकल ऊपर गया, वापस वहीं आ गया। अभी पार्टिकल कहां जाएगा, नीचे, और फिर वापस वहीं आएगा, तभी तो एक दोलन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। भाई एक दोलन कब माना जाएगा, जब पार्टिकल ऊपर नीचे दोनों जगह हिले, तो अभी पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे गया, और नीचे गया, एक गहराई तक नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर ही आने लग जाएगा, ऊपर आने लग जाएगा, वापस वहीं की वहीं आ गया। यानी किसी भी वेव में जब आपको ये कुछ ऐसे आज के बाद ये स्ट्रक्चर दिखे, तो समझ जाना कि जो ये स्ट्रक्चर हमें बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि पार्टिकल जो है वो एक हाइट तक ऊपर जाता है, फिर वहीं आता है, फिर नीचे जाएगा, वापस वहीं आएगा। यानी ये जो मुझे हिस्सा इतना एक दोलन, एक ओसिलेशन के बारे में बता रहा है कि जब तरंग बनती है तो कण कैसे दोलन करते हैं। जब तरंग बनेगी तो कण ऊपर की तरफ जाएंगे, वहीं नीचे जाएंगे, वापस वहीं। तो ये हमें कंप्लीट ओसिलेशन, एक कंप्लीट दोलन दिखा रहा है। ऊपर वाला हिस्सा क्या बता रहा है कि पार्टिकल ऊपर गया एक हाइट तक, वहीं आया। नीचे वाला क्या बता रहा है कि पार्टिकल एक गहराई तक गया, वापस वहीं आया। तो उसने हमें एक ओसिलेशन, एक दोलन बताया। अब पार्टिकल तो लगातार हिल रहे हैं, तो इसलिए हमने इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखा दिया। तो मेरे पास में ये एक वेव का हमने जो डायग्राम बनाते हैं आज के बाद, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा कि अगर आप अपनी कॉपी में भी ऐसे बनाओ, आप अपनी कॉपी में एक वेव ऐसे बनाओ, और तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये जो शुरुआत वाला अगर एक हिस्से को पकड़ लो आप, ये हमें बता रहा है कि पार्टिकल कैसे दोलन करते हैं, ओसिलेशन करते हैं। कि पार्टिकल ऊपर जाएगा, 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 एक हाइट तक ऊपर जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, वहीं के वहीं, फिर नीचे गहराई तक जाएगा, फिर वापस वहीं आएगा। तो इसने एक ओसिलेशन दिखाया कि पार्टिकल ऊपर वहीं, नीचे वापस वहीं। तो ये हमें एक ओसिलेशन बता रहा है कि पार्टिकल कैसे ओसिलेट करते हैं। यही अगर अनुप्रस्थ की जगह अनुदैर्घ्य तरंगे होती, तो अनुदैर्घ्य तरंगों में पार्टिकल क्या करते हैं, अपनी माध्य अवस्था, मीन पोजीशन के आगे पीछे हिलते हैं। तो फिर मैं कहता कि पार्टिकल आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक दूरी तक आगे जा रहा है, फिर वापस वहीं आ रहा है, फिर वापस वहीं आ गया, फिर पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है, फिर वापस वहीं आ गया। तो पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है, एक दूरी तक, वापस वहीं आ गया। तो ट्रांसवर्स हो चाहे अनुदैर्घ्य हो, ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, किसी वेव को जब आज के बाद आप ऐसे बनाएं, तो आप ये समझ जाना कि एक हिस्सा ऊपर, एक नीचे वाला, कि ये बता रहा है कि पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर जाता है, वापस वहीं आता है, फिर नीचे गहराई में जाएगा, वापस वहीं आएगा। तो सब कंटिन्यूअस पार्टिकल ऐसे हिल रहे होते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में हमने दिखा दिया। तो यहां पर तो लिखा टाइम,
और इधर लिखा होता है पोजीशन, कि पार्टिकल एक पोजीशन तक ऊपर गया वापस नीचे आया, तो इधर लिखा हुआ है ये पोजीशन। तो इसके लिए मैं कौन सा पेन यूज करूं, इधर लिख देता हूं, चलो मैं, ये इधर लिखा है पोजीशन, स्थिति, पार्टिकल की पोजीशन स्थिति। तो समय के साथ में पार्टिकल की पोजीशन कैसे हो रही है, तो मुझे बताओ, जो आपने अभी देखा है वेव का जो स्ट्रक्चर देखा आपने अभी, इसे आप समझ पा रहे हैं कि पार्टिकल के बिहेवियर के हिसाब से, पार्टिकल के ऊपर नीचे हिलने के हिसाब से किसी ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग में हम इस हिस्से को कैसे समझ सकते हैं कि जो आप सांप जैसा बना रहे हैं, सांप जैसा का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल सांप की तरह भागते हैं, पार्टिकल तो ऊपर नीचे हिल रहा है, तो पार्टिकल हाइट तक ऊपर गया वापस नीचे आया, फिर नीचे गहराई तक गया फिर वहीं आ गया, तो एक दोलन पूरा हो गया। एक दोलन में ऊपर वाला हिस्सा भी होना चाहिए, नीचे वाला भी, जब पार्टिकल ऐसे कर लेगा तभी तो दोलन होगा उसका, ठीक है। अब हमारे पास में, हाँ ले सकते हैं प्रकाश, वो फेज का चेंज आएगा, बस ले सकते हैं, कोई मतलब नहीं। ऑसिलेशन होता है दोलन, यानी कि दोलन नहीं समझ रहे आप, कि मान लो कोई कण यहां पर है तो उस वो कण अपनी समाध्य अवस्था के ऊपर नीचे जा रहा है, तो यानी कि हम कहते हैं दोलन कर रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में एक वेव, एक तरंग बनी, ठीक। इसे थोड़ा सा इधर को मैं साफ सा करके लिख देता हूं। ये एक धुरंधर और आ गया, कह रहा है जी लाइव क्लास नहीं है, क्या करें भाई इस बच्चे का, लग रहा है इसे भी कहीं पहाड़ों वहाड़ों पे छोड़ के आना पड़ेगा, इसे भी बहुत अच्छी एक नींद की आवश्यकता है ना। ये भाई साहब अचानक से आ गए होंगे उठकर क्लास में, कह रहा है जी लाइव क्लास नहीं है। पीडीएफ के बारे में शुरू में क्लास में बता दिया है, मिलेगी कब मिलेगी क्या होगा, तो बार बार आके यहाँ पे टाइम मत खराब करो, ठीक है। अब देखो ये बेटा, जो हमारे पास वेव बनी हमने, इस वेव में ऐसा आप एक स्ट्रक्चर बना लो अपनी कॉपी पे सब बच्चे। तो आप इस वेव में क्या करो, ये जो सबसे ऊंचे वाला पॉइंट होता है ना, टॉप वाला पॉइंट, इन्हें हम कहते हैं क्रस्ट, हिंदी में कहते हैं हम सरंग, हिंदी वाले बच्चे जानते होंगे हम सरंग कहते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाले टॉप वाले पॉइंट है, इन्हें हम कहते हैं सरंग। जो बिल्कुल गहराई में है ये, इन्हें हम कहते हैं गरत, ट्रफ, ये गरत है, ये भी गरत है, ये सारे के सारे ट्रफ गरत हैं, ठीक है। होता ना कई बार गांव देहात में कह देते हैं, मान लो किससे लड़ाई हो गई तो उसे बददुआ दे दी किसी ने कि जा तेरा नाश हो, तो गरत में चला जा, गरत यानी कि बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे, यानी कि सबसे बुरे दौर में चला जा, गरत में जाना कहते हैं ना इसे। तो जो ऊपर वाले जो टॉप वाले पॉइंट हैं, ये क्रस्ट सरंग कहलाते हैं, नीचे वाले पॉइंट जो हमारे गरत कहलाएंगे, ट्रफ कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी समस्या है क्लास में ना, और ग्रुप डी वाले जो थोड़े से बैच ऐसे होते हैं ना, इनमें तो और बड़ी समस्या होती है कि बच्चा क्या करेगा, टाइम से नहीं आएगा क्लास में, पीछे क्लास देखकर नहीं आएगा, और चलती क्लास में कह देगा एकदम बीच में आके समझ में नहीं आया। इन्हें ये पता नहीं है कि समझ में आने के लिए जो टीचर बता रहा है साथ साथ लिखना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, शुरू से क्लास देखनी पड़ती है, बीच में आके अपना सुझाव दे देंगे। केमिस्ट्री कब चलेगा भाई, बायो वाली मैडम से पूछना, जब उनकी क्लास होगी केमिस्ट्री कब चलेगा, वही पढ़ाएंगे। कल का क्लास कहाँ मिलेगा, आपकी एप्लीकेशन में ही मिलेगा, फिजिक्स वाले सेगमेंट में जाना, कल की क्लास मिल जाएगी, है? चलो अब देखो, अब बेटा काम करते हैं हम, ये हमारे पास में जो वेव तरंग बनी है ना, इस तरंग में, इस वेव में आप बिल्कुल एक जैसे दो पॉइंट ले लो, हम उन्हें कहते हैं टेक्निकली दो पॉइंट एक जैसे, मतलब कि दो पॉइंट ले लो सेम फेज वाले, समान कला वाले, सेम फेज वाले समान कला वाले पॉइंट का मतलब यह है कि अगर आपने ये पॉइंट बिल्कुल टॉप वाला लिया है तो ये वाला भी बिल्कुल टॉप वाला ही लेना पड़ेगा, ये आपने बिल्कुल नीचे वाला लिया है तो ये दूसरा भी नीचे वाला ही लेना पड़ेगा, यानी दो बिल्कुल एक जैसे पॉइंट ले लो, दो पॉइंट बिल्कुल एक जैसे, ये ले लो, ये टॉप वाला पॉइंट है, ये भी टॉप वाला है, तो दो पॉइंट ले लो बिल्कुल एक जैसे, यानी कि दो लगातार क्रस्ट ले लो या दो लगातार गर्त ले लो। तो किसी भी वेव में अगर आपके पास में दो बिल्कुल एक जैसे पॉइंट हो, या तो दोनों के दोनों सरंग हो, क्रस्ट हो, या दोनों के दोनों गर्त ट्रफ हो, अगर दो लगातार वाले क्रस्ट ले लेंगे या दो लगातार वाले गर्त ले लेंगे, इनके जो बीच की दूरी है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, तरंग धैर्य। तो अगर आपसे कोई पूछे किसी वेव की लेंथ क्या होती है, किसी वेव की तरंग धैर्य क्या होती है, हम कहेंगे तरंग धैर्य होती है दो लगातार सरंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी, या दो लगातार एक ही जैसे पॉइंट के बीच की दूरी, दो एक जैसे पॉइंट यानी कि सरंग या गरत। तो हमने वही लिखा आपके लिए पहली डेफिनेशन, अभी आपको पहली डेफिनेशन ही देखनी है कि दो कर्मागत, कर्मागत का मतलब लगातार वाले, दो कर्मागत सरंगों या ग्रतों के बीच की दूरी तरंग धैर्य कहलाती है। तो बेटा वेवलेंथ क्या होती है, हमने पहले एक वेव का डायग्राम बनाया, ऐसे बना दिया, ठीक है। और हमने क्या कहा कि किसी वेव में दो लगातार सरंग, तो सरंग आपको पता क्या होते हैं, ये तो दो लगातार लगातार लेने, ये और ये नहीं लेना, ये दोनों दो लगातार सरंग या दो लगातार ग्रत के बीच की दूरी को हम कहते हैं वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजर्वेटिव क्रस्ट और ट्रफ, ट्रफ को लिख रहा हूं मैं टी से, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजर्वेटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो क्रमागत सरंगों या ग्रतों के बीच की दूरी तरंग धैर्य कहलाती है। तो याद रखना तरंग धैर्य में दोनों पॉइंट बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, या तो दोनों ही क्रस्ट हो या दोनों ही ट्रफ हो, इनके बीच की दूरी कहलाएगी वेवलेंथ। वेवलेंथ का बेटा सिंबल होता है लैम्डा, ये जो मैंने उल्टा वाई जैसा लिखा है जिसे नहीं पता, इसे हम बोलते हैं लैम्डा। तो वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम में इसकी यूनिट क्या यूज की जाती है, तो तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या है, तो कोई बच्चा बताएगा कि वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? रजनीश कुमार, इस बारे में बात हो चुकी है।
देखो अब हमारे पास में अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ की बेटा ऐसा यूनिट, वेवलेंथ देखो है क्या, तो आप ये समझो यूनिट तो तभी निकालोगे ना। वेवलेंथ क्या है कि दो लगातार दो क्रमागत सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी, और दी आपको पता है, में से किस में नापते हैं, मीटर में, तो इसका सिंबल होगा एम, मीटर। इसकी वेवलेंथ ऐसा यूनिट बनेगी मीटर। देखो वेवलेंथ जो है आप इसे सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, है ना, एंगस्ट्रोम में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, पर इंटरनेशनल सिस्टम में जो वेवलेंथ की ऐसा यूनिट है होती है मीटर। इसके अलावा हम और भी यूज करते हैं अदर यूनिट, अन्य मात्रकों में, अदर यूनिट्स, अन्य मात्रकों में एक बड़ी फेमस यूनिट होती है एंगस्ट्रोम, पर ऐसा यूनिट नहीं है एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम का सिंबल होता है, एक के ऊपर जीरो लगा दो, और एक एंगस्ट्रोम का मतलब होता है, एक एंगस्ट्रोम होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। तो वेवलेंथ की ऐसा यूनिट पूछेगा तो मीटर बताएंगे। यूज करने को आप एंगस्ट्रोम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, अदर का भी यूज कर सकते हैं, अदर में एंगस्ट्रोम भी आ जाएगी, है ना, सेंटीमीटर लिख लो, मिलीमीटर लिख लो, जो भी आपका मन करे, और भी लिख सकते हैं आप, सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी वेव में, किसी भी तरंग में दो लगातार सुरंगों या ग्रतों के बीच की दूरी, हाँ, ऐसा ही मात्रक मीटर है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, अब एक बात और समझो आप दोबारा, ये अगले वाला बढ़िया है, फिर एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, और किसी को भी गलत नहीं करना। अब जब उसका आंसर दो, भले 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेना, आंसर आना चाहिए सही। अब एक चीज देखना यहाँ पे, मैंने कहा कि भाई एक माध्यम में तरंग पैदा हुई, अगर वो तरंग अनुप्रस्थ है, अगर वो तरंग ट्रांसवर्स वेव है, तो माध्यम के कण ऊपर नीचे हिल रहे होंगे ऐसे। अब मान लो कि मैंने तालाब में पत्थर फेंका, तालाब के अंदर एक वेव पैदा हुई, और तालाब का पानी ऊपर वाला ऐसे हिल रहा होगा, ऊपर नीचे, या रस्सी को बांध के ऐसे ऐसे किया, तो रस्सी के पार्टिकल भी ऊपर नीचे हिल रहे होंगे। तो एक सेकंड में जितने ओसिलेशन, जितने दोलन पूरे होंगे, उसे बेटा हम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहते हैं। आपको ये समझ में नहीं आया, आसान भाषा में आते हैं पहले, फिर टेक्निकल में आएंगे। ऐसा ही मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम में कौन सी यूनिट यूज की जाती है। देखो अब जैसे कि आसान शब्दों में समझें, डेली लाइफ में से पहले देखते हैं, फिर टेक्निकल लैंग्वेज पाएंगे। देखो प्रत्येक सेकंड, पर सेकंड, प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो, उसे आप फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कह सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक सेकंड में 3 रसगुल्ले खा जाऊं, आप कहोगे कि हमारे जो फिजिक्स वाले मास्टर जी हैं, इनकी रसगुल्ले खाने की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है 3 रसगुल्ले प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 रसगुल्ले खा जाते हैं, तो रसगुल्ले खाने की फ्रीक्वेंसी 3 है। मेरे सर के ऊपर एक पंखा चल रहा है, अगर ये पंखा एक सेकंड में 4 चक्कर पूरे कर ले, तो मैं कहूंगा इस पंखे की फ्रीक्वेंसी है 4 चक्कर प्रति सेकंड। मैं किसी बच्चे के गाल पे एक सेकंड में 2 थप्पड़ मार दूं, आप कहोगे मास्टर जी की थप्पड़ मारने की आवृत्ति है 2 थप्पड़ प्रति सेकंड। तो पर सेकंड कोई भी काम हो, फ्रीक्वेंसी होता है। आप एक सेकंड में कितने थप्पड़ मार रहे हैं, एक सेकंड में कितने रसगुल्ले खा रहे हैं, एक सेकंड में पंखा कितनी बार घूम जा रहा है, एक सेकंड में मारकर कितनी बार हिल रहा है, प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो, फ्रीक्वेंसी है। अब किसी मीडियम में एक वेव पैदा हुई, तो उस मीडियम के पार्टिकल एक सेकंड में जितने ओसिलेशन, जितने दोलन पूर्ण कर लेंगे, वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, है ना। तो प्रत्येक सेकंड जितने भी होंगे, अब यहां पर हमने वही लिखा, यहां देखेंगे फ्रीक्वेंसी में द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। एकांक समय का मतलब होता है बेटा प्रति सेकंड, एक एकांक यानी कि प्रत्येक सेकंड। एकांक समय में माध्यम के कणों के द्वारा कंपनों की संख्या तरंग की आवृत्ति कहलाती है, यानी कि एकांक समय में प्रति सेकंड माध्यम के कणों के द्वारा जितने कंपन किए जाएंगे, कंपनों की जो संख्या होगी, उसे हम कहेंगे तरंग की आवृत्ति। और फ्रीक्वेंसी जो है, इसका सिंबल आप एफ भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंबल यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड सिंबल होता है न्यू। न्यू का यूज इसे बोलते हैं न्यू, जो वी होता है ना, वी तो थोड़ा सा घुमा के लिख दो वी को, इसे हम कहते हैं न्यू। न्यू इसके लिए बेटा एक सिंबल हम एन भी यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, तो एफ का यूज भी करते हैं, न्यू का भी करते हैं, या एन का भी। मैं क्लास में एफ यूज करूंगा ताकि सबके लिए आसान रहे कि फ्रीक्वेंसी कोई नहीं हम लिखेंगे एफ से, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक बनेगा हर्ट्स। हर्ट्स है ये, कभी कोई हर्टज कहता हो, हर्ट्स। और हर्ट्स का सिंबल होता है कैपिटल एच स्मॉल जेड। अब ये हर्ट्स बेटा एक वैज्ञानिक के नाम पे है, आप कहोगे तो किसी व्यक्ति का नाम है कि फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति से मान लो मैं कह दूं कि अंकुर है, रवि है, सुभाष है, रामवीर है ना, कुछ भी बोल दूं मैं, तो भाई अब एक चीज बताओ, इसकी वो हर्ट्स है। अब हर्ट्स तो एक व्यक्ति का नाम है, तो इस एक हर्ट्स का मतलब क्या होता है, एक हर्ट्स का मतलब होता है पर सेकंड, यानी कि 1/सेकंड। तो एक हर्ट्स का मतलब होता है 1/सेकंड। एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक है ना, वो पर सेकंड यानी कि 1/सेकंड ही होता था, लेकिन बाद में हमने एक साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए 1/सेकंड की जगह हर्ट्स लिखना शुरू कर दिया, तो इसकी जो यूनिट बनेगी वही बनेगी ये। अब ये बातें दोनों आपको डेफिनेशन कितनी समझ में आई, जो मैंने इतनी मेहनत है। अच्छा, अच्छा, लोगों से कुछ दिक्कत आ रही है क्या, एक मिनट में लोगो सेट कर देता हूँ। एक बच्चा कह रहा है जी नहीं, लोगों से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पे, वो वाला बड़े वाला लोगो तो बेटा ऐसे प्रिंटेड है ना, वो तो हटेगा नहीं, वो तो प्रिंटेड है, ठीक है। अब हमारे पास में ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दो बन गया। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि कल की क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, उसका मैंने आपको ए और बी पार्ट तो करा दिया था, सी और डी पार्ट दिया था क्वेश्चन का, ये कल कराया था ना क्लास में। तो इसका ए और बी पार्ट आप देख के बताओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ लिखना
ए और बी बताओ कौन सा ठीक है। हाँ, मृत्युंजय भी आएंगे, सारी बातें हैं। इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है। बयान तो अच्छा शब्द नहीं है, कौन सा कथन या कौन सा वाक्य सही है, ये ज्यादा अच्छा होता। चलो लिखो कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए ऑप्शन में लिखा है इसने, ए बी में से बताना कौन सा ठीक है। कह रहा है कि एक तरंग की आवृत्ति प्रति मिनट कंपन माध्यम में घटक कणों के दोलनों की संख्या होती है। तो तरंग की आवृत्ति कह रहा है कि प्रति मिनट कितने दोलन होंगे, ये गलत हो गया बेटा। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की डेफिनेशन में हमने आपको प्रति मिनट नहीं लिखवाया, हमने बताया कि प्रत्येक सेकंड। तो प्रत्येक सेकंड कितने दोलन होंगे वो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है। अगले में कह रहा है कि किसी विशेष समय में समान फेज वाली यानी कि समान कला वाली या समान चरण वाली, सेम फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। बेटा सेम फेज वाले समान कला वाले आपको दो बिंदु लेने हैं, तो सेम फेज वाले दो पॉइंट ले लो, दोनों या तो सरंग ले लो क्रस्ट, या दोनों ट्रफ ले लो। तो सेम फेज वाले समान कला वाले दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी का मतलब है कि लगातार वाले लेने हैं। तो दो बिंदु जो सेम फेज में ही हो उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। ये बी ऑप्शन सही है। तो कई बार हल्की फुल्की लैंग्वेज जो है थोड़ी सी आपको तरोड़ मरोड़ के भी दे देगा वो, तो आपको ये बात समझनी है कि प्रत्येक सेकंड जितने कंपन होते हैं, प्रति मिनट नहीं, प्रत्येक सेकंड जितने भी दोलन होंगे, जितने ऑसिलेशन होंगे, वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसने प्रति मिनट लिख दिया, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। और समान फेज वाली, सेम फेज वाले, समान कला वाले दो बिंदुओं के बीच की लगातार जो दूरी होती है उसे वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर है। एक दो बच्चे ने ए भी लिखा है, जैसे अमन कुमार ने, इनका गलत हो गया। बाकी रवि कुमार, साहिल खान, अलका सिंह, गरिमा शुक्ला, इन सबका सही है। साहिल, मीना का, नेहा कह रही है दोनों सही है, इनका बिल्कुल गलत है। कल के पीडीएफ के नोट्स नहीं मिले हैं, उसकी बात हम शुरू में बता चुके हैं क्लास में, कब मिलेंगे, क्यों नहीं मिले, क्या वजह है। ये क्वेश्चन बेटा एक बार एसएससी के पेपर में आया था। मैं चाहूंगा कि इस आप जल्दीबाजी में गलत ना करें, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें। क्वेश्चन का पहले नंबर लिखेंगे 10 और उसके आगे ABCD लिखो। मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे सही करेंगे इसे। अभी, दीपक, राजीव, अभी यादव जी, क्वेश्चन का नंबर भी लिखो साथ में ना, टीपी यादव। करो ये। देखो बताने को मैं आपको बहुत ही आसान आसान लाइनें लिखवा के चला जाऊंगा, उससे पेपर पास नहीं होगा। नौकरी लेने के लिए, पेपर पास करने के लिए भाई थोड़ा दिमाग पर जोर देना पड़ेगा, है ना। आप, मेरा मकसद आपको खुश करना नहीं है कि आपको लगा रहे वाह मजा आ गया भाई साहब एकदम, और पेपर में एक भी लाइन नहीं आ रही उनसे जुड़ी हुई। देखो इसमें जितने बच्चे इसका आंसर ए ऑप्शन कह रहे हैं, यानी कि टीचर उन्हीं के दिमाग को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन डिजाइन किया है। टीचर को पता है कि बच्चा प्योर रट्टा मारकर आया है और इस बात का टीचर ने फायदा उठा लिया। इसने कहा कि एक अनुप्रस्थ तरंग में एक सरंग और लगातार गरत के बीच की दूरी क्या है। बेटा देखो, उसने आपसे नहीं कहा कि दो लगातार सरंगों के बीच की दूरी या दो लगातार गरत के बीच की दूरी, वो कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग में एक सरंग और लगातार गरत, यानी कि सरंग यानी कि क्रस्ट और ट्रफ, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, वो सरंग और गरत के बीच की दूरी। उसने ये नहीं कहा कि दो सरंगों के बीच की दूरी या दो गरतों के बीच की दूरी नहीं कहा, उसने कहा कि लगातार सरंग और गरत के बीच की दूरी। तो क्रस्ट और ट्रफ, लगातार वाले क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, दो लगातार जो सरंग होते हैं उनके बीच की दूरी होती है, क्रस्ट के बीच की दूरी होती है वेवलेंथ, लेकिन क्रस्ट और ट्रफ, सरंग और गरत के बीच की दूरी बनती है वेवलेंथ की हाफ। इसका आंसर सी ऑप्शन है। कुछ बच्चों ने सी भी लिखा था, तो देख के हमें अच्छा लगा जिन्होंने सी लिखा है। बाकी जितने बच्चे इसका आंसर बी लिख रहे हैं बिल्कुल गलत। एम्पलीट्यूड, आयाम का तो भी हमने क्लास में जिक्र तक भी नहीं किया है। जो डी लिख रहे हैं उसका गलत का भी गलत, और ए वाले का तो गलत है ही। देखो आप ना क्वेश्चन देखते ही मैं समझना कि जो क्लास में लाइन झुकी तू पढ़ी है कि वही है, पहले पढ़ लो कि जो क्लास में पढ़ा है कि वही लिखा है क्या। उसने कहा कि अनुप्रस्थ तरंग में एक सरंग और लगातार गरत के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन ए क्रस्ट एंड कंजक्यूटिव ट्रफ, यानी कि जो क्रस्ट है उसके ठीक बाद का जो गरत है, इनके बीच की दूरी पूछी है। उसने कहा है कि दो लगातार सरंगों के बीच की दूरी या दो लगातार गरतों के बीच की दूरी, तो लिखा ही नहीं उसने। यानी इस बात को याद रखेंगे, अगर पेपर में कहे कि क्रस्ट के बीच की दूरी, दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी, दो लगातार सरंगों या दो लगातार गरतों के बीच की दूरी आएगी तो वेवलेंथ है, लेकिन क्रस्ट ट्रफ के बीच की दूरी या ट्रफ क्रस्ट के बीच की दूरी आएगी तो वेवलेंथ का हाफ बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं ना, फिर बड़ा मूड खराब होता है घर आके, अरे यार पढ़ के भी गए थे डेफिनेशन पूरी, लेकिन जो बच्चे लुसेंट खोली और केवल लाइन का रट्टा मार लिया कि दो लगातार सरंगों या दो लगातार गरतों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य है, वो बच्चा क्वेश्चन गलत कर देगा। क्लास में उसने ढंग से समझा ही नहीं है कि दो लगातार क्रस्ट नहीं है क्वेश्चन में, लगातार क्रस्ट और ट्रफ है, सरंग और गरत है, तो वेवलेंथ का हाफ बनेगा। ठीक है, तो बनेगा वेवलेंथ का हाफ। तो इसका हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन क्यों बता रहे हैं भाई, इस शब्द को तो भी मैंने क्लास में जिक्र तक नहीं किया। यानी इसका मतलब है कि ये केवल ऑप्शन देखकर जिस ऑप्शन में फील आ रहा है, जिस ऑप्शन में अच्छा सा लग रहा है, उस पर टिक लगा दे रहे हैं। बेटा ऑप्शन को फील लेके आप टिक लगाओगे, पेपर ऐसे नहीं होता। देखो बच्चों देखो अलग अलग तरीके होते हैं पेपर करने के। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पढ़ाई तो की नहीं उन्होंने, पेपर में देखेंगे चार ऑप्शन ABCD। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसे करते हैं, मंत्र का जाप करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, अड़ा बड़ा नून तेल का डला हंडी फुट्टी निकल पड़ा, तो जिस पर पड़ा आ गया उस पर टिक लगा देंगे। तो कुछ तो ये अप्रोच अपनाते हैं, कुछ ऐसे करते हैं,
ऐसे करेंगे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जिस पे आगे यहां पर रुक गया तो लास्ट में जहां रुक गया उस पर टिक लगा देंगे। कुछ करते हैं दिमाग से। दिमाग से क्या करेंगे, ऐसे पेन रखेंगे दिमाग पे और छोड़ देंगे, जिस ऑप्शन पे टकरा जाएगा उस पर टिक लगा देंगे। ये वाली हरकतें नहीं करनी। एक होता अलग वाले, वो 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, जिस ऑप्शन को ना लगता कि अच्छा ये तो बिल्कुल अलग सा लग रहा है, यही आंसर होगा, उस पर टिक लगा देते हैं। ये तो बिल्कुल ही अलग सा लग रहा है, चलो इस पर टिक लगा दो। बेटा ऐसी हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। तो ध्यान से चीजों को समझना है। अब हमारे पास में ये हमने वेवलेंथ तरंग धैर्य इसकी बात की। अच्छा अब हम आगे एक चीज लिखेंगे यहां पे हम, टाइम पीरियड आवर्तकाल। टाइम पीरियड आवर्तकाल, इसे लिखते हैं हम टी से। देखो फ्रीक्वेंसी, अभी हमने एक चीज समझी थी, फ्रीक्वेंसी आवर्ती, उसी से रिलेट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं 1 सेकंड के अंदर 5 रसगुल्ले खा लेता हूं। अगर मैं प्रत्येक सेकंड 5 रसगुल्ले निपटा दिए, मैंने प्रत्येक सेकंड 5 रसगुल्ले खाए, तो रसगुल्ले खाने की फ्रीक्वेंसी हो गई 5। प्रत्येक सेकंड कोई भी काम होगा फ्रीक्वेंसी है, तो 1 सेकंड में 5 रसगुल्ले खाए, फ्रीक्वेंसी हो गई 5। तो बेटा मुझे बताओ, अगर मैं 1 सेकंड में 5 रसगुल्ले खा रहा हूं तो एक रसगुल्ला खाने में कितना समय लग रहा होगा? 1 सेकंड में 5 रसगुल्ले खाए तो एक रसगुल्ला खाने में तो 1/5 सेकंड ही लग रहे होंगे। तो ऐसे ही किसी मीडियम में वेव बनी तो उस मीडियम के पार्टिकल कण 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन, जितने दोलन पूर्ण करेंगे, 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन होंगे वो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन एक ऑसिलेशन होने में, एक दोलन होने में जो समय लगेगा उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। 1 सेकंड में जितने रसगुल्ले खाए वो फ्रीक्वेंसी है, पर एक रसगुल्ला खाने में जो समय लगा वो टाइम पीरियड आवर्तकाल है या समयांतराल है। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक सेकंड कोई भी काम होता है फ्रीक्वेंसी है। 1 सेकंड में सर के ऊपर पंखा 4 चक्कर पूरे कर रहा है, 1 सेकंड में 4 चक्कर पूरे हुए तो फ्रीक्वेंसी हो गई 4। लेकिन एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा? 1/4 सेकंड, वो आवर्तकाल है। तो लिखेंगे इसमें हम टाइम पीरियड के डेफिनेशन में, द टाइम टेकन बाय, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा दूंगा, टेंशन मत लेना। द टाइम टेकन बाय, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू कंप्लीट वन oscillation, the time taken by particles of medium to complete one oscillation is called time period of wave। हिंदी में लिखेंगे, माध्यम के कणों के द्वारा, माध्यम के कणों के द्वारा, माध्यम के कणों के द्वारा एक दोलन पूर्ण, माध्यम के कणों के द्वारा एक दोलन पूर्ण होने में लगने वाला समय, माध्यम के कणों के द्वारा एक दोलन पूर्ण होने में लगने वाला समय तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। अच्छा एक चीज बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 1 सेकंड में 2 रसगुल्ले खाए तो फ्रीक्वेंसी तो 2 गई। तो 1 सेकंड में जो भी काम होगा फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में 2 रसगुल्ले खाए फ्रीक्वेंसी हो गई 2। पर एक रसगुल्ला खाने में कितना टाइम लगेगा? 1/2 सेकंड। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी 2 है तो टाइम पीरियड 1/2 आता है, फ्रीक्वेंसी 5 है तो टाइम पीरियड 1/5 आता है। यानी कि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का ठीक उल्टा होता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 1/f। तो पेपर में एक बार यही आ गया था कि फ्रीक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल है, आवर्ती का जो व्युत्क्रम है, आवर्ती का जो उल्टा है, उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो टी इक्वल टू होता है 1/f, या आप बोल सकते हैं कि f क्या होता है? 1/t के बराबर। तो टी इक्वल टू होता है 1/f या f होता है 1/t के बराबर। और टाइम पीरियड की यूनिट क्या बनेगी? SI यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम में इसका मात्रक बनेगा सेकंड, सिंबल होता है इसका s। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ये आपको बताना, एक बार लिख लो इसे, कि 1 सेकंड में जितने बेटा दोलन होंगे तो फ्रीक्वेंसी है, एक दोलन में जो समय लगेगा वो हमारा क्या है? टाइम पीरियड। क्वेश्चन मेरा आपसे देखो ये है, एक है कि what is the product of frequency and time period। अभी ऑप्शन दूंगा मैं, आवर्ती और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? आवर्ती और आवर्तकाल का गुणनफल, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल मल्टीप्लाई। ऑप्शन है 0, 1, इन्फिनाइट अनंत, कांट डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। आवर्ती और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का गुणनफल। अंजेश, दीपू, अभिषेक कुमार, मुस्कान कुमारी, शिवम,
रोहित, प्रीतम, दीपू, विनोद मिश्रा, सतीश, सॉरी विनोद मेहता, तनवीर तोमर, दीपक कुमार, रुपेश कुमार, नीतीश, कृणा चंद्रा साहू, विशाल प्रिंस, दिवाकर, नमिता, सबका। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पूरी क्लास का लगभग ठीक है। हमने कहा कि प्रोडक्ट इसका बताना, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको बेटा पता भी कि टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर। और इनके मल्टीप्लाई करेंगे, एफ और टी की फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा। तो आंसर है हमारा इसका ए एक। तो इनका गुणनफल एक आ रहा है। एक एक धुरंधर देखो, इसने डी बता दिया। इन्हें क्या लगा कि अलग सा ऑप्शन लग रहा है, यही आंसर होगा। मास्टर जी पूछ रहे हैं कुछ तो डिफरेंट होगा। भाई साहब जो है ये बता दे रहे हैं, दिलकुश और ये अंजन। भाई अपना नाम नहीं लिखना, आंसर बताना है। ये जितने भी डी वाले हैं ना, ये समझ जाओ कि इन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, इन्हें केवल ऑप्शन की फील लेकर ही आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखना। एक क्वेश्चन मेरा आपसे, यदि कोई कण यदि कोई कण यदि कोई कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन करता है तो इसके कंपन की आवृत्ति और आवर्तकाल बताइए। एक ही ऑप्शन में आपको दोनों आंसर लिखना है। इंग्लिश वाले लिखेंगे, इफ ए पार्टिकल vibrates 40 times in 2.5 seconds, then find frequency and time period of vibration। कह रहा है कि यदि कोई कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरे करता है तो कंपन की आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आपको अपने कॉन्सेप्ट पर टिके रहना है, आपको अपनी जो लाइनें पढ़ी उस पर टिके रहना है। इसने कहा कि आपको बताना है कि इफ ए पार्टिकल वाइब्रेट्स 40 टाइम्स इन 2.5 सेकंड देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो आपको पता है भैया फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति टीचर ने क्या बताया है, फ्रीक्वेंसी बताया कि प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो वो फ्रीक्वेंसी है, पर सेकंड कोई भी काम होगा फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा तो 2.5 सेकंड है, तो 2.5 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, 40 वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो मुझे 2.5 सेकंड नहीं 1 सेकंड का चेक करना है। तो 1 सेकंड में कितने होंगे, 40/2.5 होंगे, है ना। तो 2.5 सेकंड में अगर 40 हैं तो 1 सेकंड में होंगे 40/2.5। तो सोल्व कर लो इसे। 40/2.5 लिखा है, पॉइंट हटाएंगे तो 0, 25 से कम 25, 15 25 का 150, यानी 1 सेकंड में हो गए 16 वाइब्रेशन। तो प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो वही फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 16 हर्ट्स। अगर फ्रीक्वेंसी 16 है तो टाइम पीरियड आपको पता है कि 1/16 होगा। तो 16,1/16। जिन बच्चों ने दोनों एक ही कमेंट में आंसर लिखे उनका ठीक है एकदम से। भाई हमने क्या बताया आपको कि प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो, हम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहते हैं प्रत्येक सेकंड। तो उसने कहा कि 2.5 सेकंड में 40 कंपन है, तो हमें 2.5 सेकंड थोड़े ना देखना है फ्रीक्वेंसी के लिए, 1 सेकंड देखना है। तो 2.5 सेकंड में 16 है तो 1 सेकंड, 2.5 सेकंड में 40 है तो 1 सेकंड में 16 आएंगे। तो 1 सेकंड में जो भी काम होगा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 16 है तो टाइम पीरियड 1/16 है। समझ रहे हैं बात को सभी? अरे हाँ या ना? ठीक है, अच्छा ये बेटा लिखेंगे आप हम स्पीड ऑफ ए वेव। तो किसी भी तरंग की चाल, इसका हम से न्यूमेरिकल भी करेंगे कि इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे क्लास में। तो किसी वेव की बेटा अगर आपको स्पीड निकालनी है ना तो कैसे निकालेंगे, किसी वेव की स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मल्टीप्लाई कर दो तो उस वेव की स्पीड आपके पास में आ जाएगी। तो किसी वेव की जो स्पीड है वो होती है एफ लैम्डा। ठीक है, एक लिखेंगे लास्ट में हम एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, तरंग का आयाम। तो जो बच्चे शुरू से क्लास में बैठे हुए हैं, आयाम को बेटा स्मॉल ए से भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए से भी, मर्जी आपकी। जो शुरू क्लास में है जिन्हें मैंने स्ट्रक्चर समझाया था, तो मैंने आपसे क्या कहा था भाई कि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि पार्टिकल ऊपर नीचे चलता है। ये बेटा पार्टिकल ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो पार्टिकल मैक्सिमम कितना ऊपर गया, मैक्सिमम कितना नीचे गया, तो पार्टिकल का अधिकतम विस्थापन कितना है, अधिकतम कितना ऊपर जा रहा है या अधिकतम कितना नीचे जा रहा है, ये है ना, ये मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है मैक्सिमम कितना नीचे आ रहा है, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को लिख रहे हैं ए से स्मॉल भी लिख सकते हैं कैपिटल भी। तो यानी एम्पलीट्यूड आयाम क्या है कि अधिकतम विस्थापन, यानी अपनी मीन पोजीशन मध्य अवस्था से पार्टिकल अधिकतम कितना ऊपर जा रहा है या अधिकतम कितना नीचे आ रहा है, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिखेंगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हिंदी में लिखवा दूंगा अभी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर मेन पोजीशन इज कॉल्ड
एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, हिंदी में लिखेंगे माध्यम के कणों का, माध्यम के कणों का, माध्यम के कणों का उनकी उनकी माध्य अवस्था से, उनकी माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन तरंग का आयाम कहलाता है, तरंग का आयाम कहलाता है। अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये अगर आपने सही से बता दिया ना तो मुझे लगेगा कि आप लोग वास्तव में जो हैं वो चीज़ों को समझ के कर रहे हैं। अब कितना बढ़िया आप समझ रहे हैं, ये केवल आप रट्टेबाजी कर रहे हैं। इसका टेस्ट अभी कुछ सेकंड में ही आपका हो जाएगा, विद इन सेकेंड। ये क्वेश्चन करना आप केवल फिर लेकर करें कैसे। अमित कुमार होशियार मत बनो, ठीक है। आप सबने सुझाव मांगा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब सुझाव मांगा जाएगा तब देना क्लास में, आगे से आगे सुझाव मत दो। अब हमारे पास में क्वेश्चन आया कि फॉर ए वेव वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो इसने कहा बेटा कि एक तरंग के लिए आवर्त काल से विभाजित तरंग दैर्ध्य है। तो तरंग दैर्ध्य जो है उसे लिखते हैं लैम्डा से, बताया था आपको मैंने, और इसे हमने आवर्त काल से विभाजित किया। तो कह रहा है कि आवर्त काल से जो विभाजित तरंग दैर्ध्य है ये क्या बनेगी। अब कुछ बच्चों ने क्या सोचा कि मास्टर जी ने लास्ट में एम्पलीट्यूड आयाम पढ़ाया है तो डी पे ही टिक लगा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोल्व तो कुछ किया नहीं है। तो जितने बच्चे इस पर टिक लगा रहे हैं उनका है गलत। भाई एक चीज बताओ कि वेवलेंथ को टाइम पीरियड से डिवाइड किया, तो अभी मैंने आपको बताया था कि एफ इजगल टू होता है 1/t, या मैंने कहा था कि टी इजगल टू होता है 1/f। तो क्या मैं इस 1/t की जगह f लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा लैम्डा इंटू 1/t है ना ये, तो आप इसे ये लैम्डा लिखा है 1/t की जगह आप f लिख दो। और ये f लैम्डा किसका फॉर्मूला बताया था मैंने, किसी वेव की स्पीड का। तो ये तो f लैम्डा तो किसी वेव की स्पीड का फॉर्मूला बन गया, वेव की स्पीड वेलोसिटी। तो हमारा आंसर बनेगा इसका बी ऑप्शन। अगर आपने इसका आंसर बी लिखा है तो आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। जो इसके अलावा सी लिख रहे हैं उनका गलत है, बी वालों का बिल्कुल ठीक आंसर है ये कि वेवलेंथ को अगर हम टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे। आप एक बार समझो कि उसने लिखा कि वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो आप समझो कि टीचर ने डायरेक्ट तो अभी ये बताया नहीं हमें कि वेवलेंथ को टाइम पीरियड से डिवाइड करो, तो उसमें कुछ ढूंढो। तो आपको पता है कि 1/t होता है, वो तो f के बराबर होता है, यानी कि बन गया f लैम्डा। अरे f लैम्डा है तो वेव की स्पीड है। तो ऐसे रिलेट करनी है चीजों को। ये तुम सोचो कि वही लाइन लिखी मिलेगी पेपर में बिल्कुल एग्जैक्ट। भाई अगर 9 क्वेश्चन आएंगे तो 6 तो लाइनें वही मिल जाएंगे, तो 3 थोड़े से अलग भी तो आते हैं, तो उसमें इसका उपयोग करना है साथ में, ठीक है। और वो हम आपको क्लास में करवाना शुरू कर देंगे। अभी सोच रहा हूं पहली दूसरी क्लास है, तो दूसरी क्लास में अगर हम यहां तक पहुंच रहे तो 10-12 क्लास के बाद तो माहौल क्या बनेगा। तो दिमाग का पूरा यूज करेंगे क्लास में, क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे। जितनी कल वाली पीडीएफ आपको भी मिल जाएगी 1.5 घंटे में, सारे क्वेश्चन आपको इसमें दिख जाएंगे, ठीक है। शुरू में हमने क्वेश्चन डाल दिए हैं और उनमें डेली हम क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। कल मिलते हैं, ठीक है। कल देखते हैं भारत की जीत के उपलक्ष्य के बाद मिलेंगे या हार के गम में मिलेंगे। कल सुबह आज सेमीफाइनल है, आप सभी जानते हैं। तो कल मिलते हैं 8 बजे, ठीक है, बाय।